तो हमने स्टार्ट किया स्टेट्स ऑफ मैटर से। थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एस, एल और जी मैंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप हीट कहते हैं, उसको मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है तो उसको भी हम हीट करते हैं, तो हम बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, गैस से अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप कूलिंग करें। कूलिंग का मतलब होता है आप हीट निकाल रहे हो। ठीक है, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में आपको कन्वर्ट करना है, आपको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट, अगेन हम फ्रीजिंग कहते हैं, कॉल दैट। ओके, तो ये चार हैं हमारी: मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। इसके अलावा अगर आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो, जो कि बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। और अगर आपकी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन अब इसको कूल करें। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है आपने कि जब आप हीट कर रहे हो, वो जो चेंजेस हैं वो एंडोथर्मिक। आपने एंडो एक्सो का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी होगा कि एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, सिर्फ केमिकल चेंजेस एक्सो और एंडो नहीं होते, फिजिकल चेंजेस भी एक्सो और एंडो होते हैं। मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, ये सारे, इनको भी आप क्लासीफाई कर सकते हो एंडो या एक्सो। मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों में आप हीट देते हो, वो आपके एंडोथर्मिक चेंजेस। ठीक है, आप कंडेंसेशन और फ्रीजिंग है, उसमें आप कूलिंग कर रहे हो, यानी कि आप हीट निकाल रहे हो। जब आप हीट निकाल रहे हो तो वो चेंजेस क्या होंगे? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद आपसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की अरेंजमेंट के बारे में पूछा जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बारे में आपसे पूछा जाता है कि इनकी अरेंजमेंट क्या होती है। कि इसके लिए कुछ बज़वर्ड्स होते हैं, वो आपको हमेशा याद रखें। अरेंजमेंट क्या होती है इसकी, और अरेंजमेंट के अलावा इसकी मूवमेंट, और तीसरी चीज़ होती है इसकी सेपरेशन। इस न्यूली जो सॉलिड्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है? दे आर रेगुलर, रेगुलरली पैक्ड। लिक्विड्स आर इरेगुलर। अरेंजमेंट जो होती है, ये वर्ड्स याद रख लो बस, ये फिर ख़राब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। गैसेस जो होती हैं उनकी क्या होती है? रैंडम। मूवमेंट की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, सो क्लोज दैट दे कैन ओनली वाइब्रेट, वाइब्रेशन। लिक्विड्स की मूवमेंट होती है स्लाइडिंग। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिविजुअली मूव नहीं कर सकते, बट ये वो लेयर्स की फॉर्म में स्लाइड कर लेते हैं, दे मूव इन लेयर्स। और जो गैसेज होती हैं उनकी मूवमेंट होती है रैंडम। जहाँ तक सेपरेशन की बात है, सेपरेशन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर टचिंग ईच अदर, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स आर स्टिल टचिंग। ये पार्शियली कर सकते हो, पार्शियली टचिंग टू डिफरेंशिएट। और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं देन नॉट। ओके, ऑलराइट, क्या आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारा आता है डिफ्यूजन। अभी हमने बात की कि गैस मॉलिक्यूल दे कैन रैंडम, राइट। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का एविडेंस क्या है हमारे पास? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन ये एविडेंस है कि मॉलिक्यूल, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर लोअर। ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन आ जाती है। अभी रिसेंटली इन्होंने रैंडम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना। Yes, so do write random movement. Do not write just movement of molecule. Try to talk about random movement. इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? देखो, मॉलिक्यूल्स जो है ना वो ऑब्वियसली हाई से लोअर की तरफ जाना उनके लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम के अंदर एक 10 लोगों की कैपेसिटी के कमरे में अगर 50 लोग घुस जाएंगे, ठीक है, तो वो 50 लोगों की पॉसिबिलिटी क्या होगी? बाहर जाने की या अंदर रहने की? ऑब्वियसली उनके बाहर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अंदर रहने की पॉसिबिलिटी कम है।
तो मॉलिक्यूल्स का भी ऐसी है जहाँ पे वो क्लोजली पैक हुए होते हैं, हायर कंसंट्रेशन होते हैं, दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू मूव टू एन एरिया जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन, अगर आप एक रूह अफ़ज़ा का ड्रॉप डालो लिक्विड के अंदर, यू ड्रॉप ड्रॉप ऑफ रूह अफ़ज़ा इन लिक्विड, तो वाइट जहाँ पे वो गिरेगा ना, उस पॉइंट पे वो कंसनट्रेटेड होगा, यहाँ पे वो रेड कलर वहाँ पे पहले कंसनट्रेटेड होगा, उसके बाद वो पूरा का पूरा स्प्रेड आउट। ठीक है, याद रहे डिफ्यूजन तब तक नहीं रुकती जब तक ये मॉलिक्यूल्स इक्वली स्प्रेड आउट। ठीक है, तो अगर लेट्स से ऐसा नहीं होगा कि आपने रूह अफ़ज़ा डाला, 2 चम्मच डाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जगह पे कलर ज़्यादा रेड हो, किसी एक जगह पे कलर कम रेड। नॉर्मली होता है ना, इवन तो रूह अफ़ज़ा इज़ हेवियर देन वाटर, वो नीचे जाके सेटल हो जाए, तो बच्चों को लगता है अच्छा जो क्योंकि वो हैवियर है तो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, तो इस वजह से जो है वो नीचे ज़्यादा रेड होगा, ऊपर कम रेड होगा। ऐसा नहीं होगा, डिफ्यूजन तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे मॉलिक्यूल्स इक्वली स्प्रेड आउट, तो पूरा सोल्यूशन एक ही कलर। अब्दुल्ला, यस यू कैन राइट पार्टिकल। देखो पार्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। ठीक है, कुछ जगहों पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप एटम लिख रहे हो, आयन लिख रहे हो या मॉलिक्यूल। तो यस यू कैन से पार्टिकल्स। अब बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। सीधी सी बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, सबसे पहले आता है टेम्परेचर का इम्पैक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तेज़ी से मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू डिफ्यूज फास्टर। मैक्सिमम 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है टेम्परेचर का इम्पैक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। यू विल से कि रेट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी, यू विल नॉट राइट के ई, यू विल राइट काइनेटिक एनर्जी इन फुल। के ई नहीं लिख। दूसरा जो फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास और एम। जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है? क्यों होता है? ऑब्वियसली जो हैवी चीज़ें होती हैं वो स्लो मूव। प्लीज स्पेसिफाई। एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन, यू विल नॉट राइट रिपीट दिस, आई डोंट नो व्हाट दिस। स्पेसिफाई करना है कि आप क्या पूछ। ओके, मॉलिक्यूलर मास जब आप बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन आपकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपका स्लो मूव करेगा बिकॉज इट्स हेवियर। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, तो मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो तेज़ी से मूव करते हैं। जब वो तेज़ मूव करेंगे तो डेफिनेशन में देख लो, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ही ज़्यादा हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Effect of temperature and pressure on volume of contraction नहीं है, random movement। contraction का लिखा है मैंने, this is random movement of effect of temperature and pressure on volume of gases। एक चीज़ और ध्यान में रखो अपने कि सिर्फ गैसेस का वॉल्यूम होता है जो चेंज होता है। ठीक है, लिक्विड्स और सॉलिड्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक, लिक्विड्स और सॉलिड्स का मॉलिक्यूल्स आर स्टिल सो क्लोज टुगेदर कि मॉलिक्यूल्स में अपने आप को इतने करीब नहीं लेके आ सकते कि उनका वॉल्यूम चेंज हो। वॉल्यूम चेंज होता है वो सिर्फ गैसेस। अब टेम्परेचर और प्रेशर का इम्पैक्ट देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, उससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करना। जब वो तेज़ी से मूव करना शुरू करेंगे तो वो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर मोर, दे आर गोइंग टू मूव मोर। व्हेन दे आर मूविंग मोर, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो वॉल्यूम बढ़ेगा।
ठीक है, वो आपसे पूछता है कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है वॉल्यूम के ऊपर, तो आप बताते हो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज वॉल्यूम। वाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स बिकॉज मॉलिक्यूल मूव अवे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वाइस वर्सा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेंगे वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। ऑलराइट, ये हो गया टेम्परेचर का इम्पैक्ट। उसके बाद आते हैं हम प्रेशर के इम्पैक्ट। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होता है? जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं। जैसे इमेजिनिंग कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो किसी चीज़ पे, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। क्यों होता है? कि मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कम। यही अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल चले जाएंगे अवे। ये 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। पहले आपसे पूछता है कि वॉल्यूम पे इम्पैक्ट क्या होगा, आप इम्पैक्ट बताओगे कि वो बढ़ेगा या नहीं, फिर बताओगे कि हम मॉलिक्यूल करीब आ रहे होंगे या ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारी आती है हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। अच्छा, यहाँ तक एनी प्रॉब्लम? आई एम गिविंग यू लाइक 30 सेकेंड, जस्ट रिस्पॉन्ड विद यस और जो भी अपना प्रॉब्लम। इज इट क्लियर सो फार? जस्ट क्विकली राइट यस इफ इट्स a yes। जब हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी तो एंडोथर्मिक है, जब रिलीज हो रही होगी तो एक्सोथर्मिक है। जैसे बॉइलिंग एंडोथर्मिक होगी, हीट अब्जॉर्ब हो रही होगी, और कंडेंसेशन है, हीट निकालनी होती है आपने, हीट कर रहे हो एक्सोथर्मिक। कोई डोंट हो। जब एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल्स करीब ही आएंगे ना, दूर नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है, करीब नहीं। और no, you don't need to sublimate the details, all you need to consider molecule directly gas में। ओके, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? हीटिंग कर्व ऑफ वाटर ये कि आप पानी को 3 स्टेट्स में से गुजारते हैं, यानी कि उसको आइस से शुरू करते हैं और गैस तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो यू दो टेम्परेचर्स पे आप उसको डिस्कस करते हैं, 0 पे और 100। सबको क्लियर नहीं आ रही मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, दोबारा ज्वाइन करो रोमा, सही हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे टेम्परेचर है, हम कर रहे हैं हमारी हीटिंग कर्व। टेम्परेचर है हमारा और टाइम। अब क्या सीन होगा? ऑब्वियसली अक्रॉस दी एक्स एक्सिस तो मूव करना ही है ना हमने, क्योंकि टाइम तो मूव करता रहता है। तो मैंने हीट करना शुरू किया। देखो, हीट जो है ना वो 2 कामों के लिए यूज, एक वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है मॉलिक्यूल्स, दूसरा वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको ओवरकम करती है। दोबारा बता रहा हूँ, हीट जो है जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो 2 चीज़ों के लिए यूज होती है। एक, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है, ठीक, वो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम, ठीक है। पहले वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है मॉलिक्यूल्स की, जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है तब जो आप हीट करते हो तब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करती है। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर रही होती है तब बेसिकली स्टेट चेंज होती है,
यानी कि ये चाहे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन पहले क्या होता है, जब आप हीट करते हो तो एक एक्सटेंट तक पहले काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जब मैक्सिमम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम। ये बात याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट लिंक होता है टेम्परेचर। अगर किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है दैट मीन्स उसका टेम्परेचर, अगर एक चीज़ की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही इसका मतलब उसका टेम्परेचर। इट्स वाइस वर्सा, इट गोज बोथ वेज। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसकी काइनेटिक कम हो रही है। अगर एक चीज़ का टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है, तो दे गो हैंड इन हैंड। ओके, तो आई स्टार्टेड हीटिंग। ठीक है, मैंने हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू, बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी 0 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे आइस से स्टार्ट हुई, राइट। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी आइस की, जहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म, यानी कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी हो सकती थी यहाँ पर वो हो गई। अब फर्दर अगर आप उसको हीट दे रहे हो, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही, अब क्या बढ़े, अब क्या कहाँ पे यूज़ होगी उसकी काइनेटिक, उसकी हीट जो आप हीट दे रहे होगे वो हीट यूज़ होगी आपकी कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में यूज़ होगी तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम, यानी कि सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग हियर, मेल्टिंग। मेल्टिंग होना शुरू, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो रही होंगी, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब सारा सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अब लिक्विड पूरा हो गया, सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसकी ओवर, जब वो हो गई, स्टेट चेंज हो गया, अब जब आप हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर ये बढ़ेगी 100 तक। ठीक है, 100 पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फिर मैक्सिमम। ठीक है, अब जब आप हीट दोगे अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करने में। ठीक है, ये पूरे पोर्शन में लिक्विड था, यहाँ पे भी लिक्विड था, अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस, इज कॉल्ड बॉइल। ठीक है, ये सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जब हो गया गैस में कन्वर्ट फिर आप हीट दोगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको पॉइंट्स में लिख दूँ जरा, राइट इट इन द पॉइंटर्स, अगर ये ए है मेरा और ये मेरा बी, ये मेरा मेरा ओके। अच्छा, तो ए से बी के दरमियान में सॉलिड है, बी से सी के दरमियान सॉलिड भी और लिक्विड भी, सी से डी के दरमियान सारा लिक्विड है, और डी और ई के दरमियान में लिक्विड भी और गैस, एफ के दरमियान सिर्फ गैस। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। वो आपसे अक्सर ही पूछ लेगा इस तरह से बना के, हीटिंग कर्व बना के वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जो 50-70 वाले लोग हैं स्पेशली, आपको हीटिंग कर्व के क्वेश्चन बहुत कम है, मुझे नहीं लगता आपको एक आधा सवाल मिलता है। तो हीटिंग कर्व के क्वेश्चन आपको IGCSE के पेपर, हीटिंग कर्व इज रिसेंटली, यस यू कैन से दैट। तो ये बात याद रखना, आपसे पूछ लेता है कि ये हॉरिजॉन्टल क्यों है लाइन, तो आप बताओगे कि अच्छा यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्यों हो गया कांस्टेंट, क्योंकि हीट इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। ओके, तो ये बात याद रखना। उसके बाद हमारी आती है कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व में क्या करते हैं हम, हीटिंग कर्व क्लियर है, जल्दी से बता दो मुझे, हीटिंग कर्व क्लियर है, क्विकली जल्दी से, क्विक responses please, we have to cover a lot and we don't have a lot of time, all right। ओके, अब कूलिंग कर्व में क्या होना है, कूलिंग कर्व में होना ये है कि अब रिवर्स में आएंगे, पहले हम आइस से स्टीम तक गए थे, राइट, आइस से, अब हम स्टीम से वापस आइस पे आएंगे। अब कूलिंग करना शुरू किया आपने, कूलिंग कर्व हम स्टार्ट करेंगे यहाँ, कूलिंग करना शुरू किया आपने,
100 पे जाके क्या हुआ, ये कंडेंस होना शुरू हो गया। उसके बाद ये नीचे जाएगा, ये भी तो लेबल करूँगा तब, ये आपकी कुल। यहाँ पे क्या है, ये गैस है, इस पॉइंट पे भी ये गैस है, यहाँ से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो, दिस इज कॉल्ड कंडेंस। इस पॉइंट पे सारा लिक्विड, ये भी सारा लिक्विड। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, हमारा सॉलिड उसको रिवर्स में ले आए। अब एक मज़े की बात ये है यहाँ पे जो देखने वाली है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट भी है और फ्रीजिंग पॉइंट भी है ना। 0 डिग्री पे है तो सॉलिड, ठीक है। अब अगर उसको देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट दोगे तो मेल्टिंग हो जाएगी, और अगर कूलिंग करोगे तो फ्रीजिंग हो जाएगी। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अगर 0 डिग्री पे किसी चीज़ को हीट करोगे, किसी चीज़ को नहीं, वाटर को अगर हीट करोगे तो वो मेल्ट होता है, मेल्टिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर कूल करोगे यानी कि हीट निकालोगे तो फ्रीजिंग होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी है और कंडेंसेशन पॉइंट भी है। 100 डिग्री पे हीट दोगे तो बॉयल होगा, कूल करोगे कंडेंस होगा। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर्स के ऊपर दो प्रोसेसेस, डिपेंडिंग ऑन कि आप हीट दोगे या हीट एक्सट्रैक्ट। क्लियर बच्चों? ऑल राइट, तो ये था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। जल्दी से कुछ पेपर 2 क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये मैं आपको भेज दूंगा नोट्स वगैरह, और वो सही हो। अच्छा, ये बहुत मसला होता है बच्चों को वाले क्वेश्चन के अंदर, देख लो। वो आपसे पूछता है, एक एक टेम्परेचर दे देता है और वो आपसे कहता है कि बताएं कि यहाँ। यार वन नोट देखता हूँ, वो पूरा का पूरा फोल्डर शेयर हो। नेक्स्ट क्लास से मैं देखता हूँ, कोई सेटिंग करता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करते हैं। आपको टेम्परेचर दे देता है और वो पूछता है कि बताओ इस टेम्परेचर पे पर्टिकुलर चीज़ स्टेट क्या है। पेरिस ने तो उसने बता दिया कि ये लिक्विड है 25, दो डेकेन लिक्विड है 25। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है -10, बॉइलिंग पॉइंट क्या है 260। बच्चों को समझ नहीं आता कि लिखें कैसे। ये नंबर लाइन पर ड्रॉप कर, नंबर लाइन होती है ना मैथ्स, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, ये 0 है। ये मेरा -10 हो गया, ये मेरा मेल्टिंग, और ये मेरा क्या है बॉइलिंग। ठीक है, जब इस तरह से कर लोगे ना आप लोग का, मेरा क्या है। ठीक है, अब देखो 25 इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे मेल्टिंग -10 पे ही क्या हो रही है, -10 पे इसने लिक्विड हो जाना, और 16 पे इसने गैस हो जाना। तो इसके दरमियान में क्या होगा, -10 से 260 के दरमियान ऑब्वियसली लिक्विड 25। ठीक है, अब वो कह रहे हैं डिडक्शन कैसे कर सकते हो आप, तो आप बताओगे बिकॉज 25 डिग्री सेल्सियस है वो इट्स हायर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, हायर देन एंड लोअर देन इट बॉइलिंग। दैट्स हाउ यू राइट। इसमें तो सर स्टेट बता दिए ना, सर आपको स्टेट भी नहीं पता। 0 डिग्री पे कूल करेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, ब्यूटेन मेल्ट्स एट -138 डिग्री सेल्सियस। यूज काइनेटिक पार्टिकल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ब्यूटेन। जब वो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी से बोलता है, दैट मीन्स आप मॉलिक्यूल्स के लेवल पे बताने के क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मेल्टिंग हो रही है तो होगा क्या, आप हीट दोगे तो मेल्टिंग होगी ना। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, मॉलिक्यूल्स विल गेन एनर्जी, मॉलिक्यूल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी। जब उन्होंने इनफ कर ली होगी उसके बाद क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, the molecules will gain kinetic energy and they will overcome the forces of attraction. They will overcome forces
ऑफ अट्रैक्शन। यस, ये सीखा। ठीक है, तो एक मार्क इसका आ गया, एक मार्क इसका आ गया। चाहे मेल्टिंग हो रही हो चाहे बॉइलिंग हो रही हो, ये 2 पॉइंट्स लिख देना। पहले काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर यही वो उसका कर रहा होता, कंडेंसेशन का कर रहा होता या फ्रीजिंग का कर रहा होता, तो आप बता दें लूज काइनेटिक एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो ओवरकम नहीं होती, तो कैसे? आगे वो पूछ रहा है आपसे, describe and explain what happens to the volume of gas if pressure is increased। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम को क्या होगा? सबसे पहले बताओ वॉल्यूम को क्या होगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एक मार्क हो गया। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। अब बताओगे क्यों करेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स, प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स करीब आ जाए। आपके जहन में चेक लगने चाहिए, मार्क्स के चेक लगने चाहिए कि ये मैंने लिखा 1 मार्क, ये मैंने लिखा दूसरा मार्क। दैट्स हाउ यू स्कोर 1 मार्क, 2 मार्क। उसने बताया, पूछा था वॉल्यूम को क्या होगा, मैंने बता दिया वॉल्यूम को क्या होगा। फिर उसने कहा एक्सप्लेन करो कि क्यों होगा, आपने बताया कि मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं। ठीक है, ये अभी है नहीं, तो अगले चैप्टर। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डिफ्यूजन, यू नो, बता दिया। वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन एज द टेम्परेचर ऑफ द रूम। 2 मार्क्स। एक्सप्लेन योर आंसर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल। क्या होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन को जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप बताएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी। एक बात अच्छे से याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी का लिंक, आपने बताना है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। बता देना काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, दे स्टार्ट मूविंग फास्ट। ठीक है, ये बात याद रखना कि टेम्परेचर का लिंक होता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ, और कोई चीज़ काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाती। नो, प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, ओनली टेम्परेचर। ओके, ये कुछ एसेस दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं विच हैज़ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। के मैसेज दिए हुए हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसका होगा? जिसका मैस सबसे कम होगा। मिथाइल मेथेनोएट। व्हाई? क्योंकि इट हैज़ द लोएस्ट अमाउंट। अगर आप लो लिखोगे तो गलत हो जाए। हैज़ द लोएस्ट अमाउंट, सबसे कम इसका है तो सबसे तेज इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। उसने ग्रेटेस्ट हाईलाइट इस वजह से किया सो दैट आप बताओ कि भाई मॉलिक्यूलर मास लोएस्ट होगा उसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट। अच्छा, उसके बाद ये प्रिडिक्शन के क्वेश्चन होते हैं, ये भी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। आपने डेंसिटी प्रिडिक्ट करनी है यहाँ पे। देखो, अगर इस तरह की सिचुएशन है ना कि ऊपर भी वैल्यू है, नीचे भी वैल्यू है, और सेंटर की वैल्यू आपने प्रिडिक्ट करनी है, तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू का मीन ले लो। ये 1.4 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय, तो ये दरमियान में लाया करेगी, ये जो भी आएगी। ठीक है, अगर आपने ये वाली सिचुएशन है, उसके बाद आपने बॉइलिंग पॉइंट प्रिडिक्ट, ये वाली सिचुएशन है कि नीचे कोई वैल्यू नहीं, ऊपर वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यूज़ का देखो डिफरेंस कितना, इसके वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 34 ऐड हो। ठीक है, तो ये -186 से -150 और फिर 34 ऐड, तो ये कितना हो जाएगा? 180। ये हो जाएगा -180। ये इसको कैलकुलेट कर लेना क्या होगा। इस तरह से ना रेंज के अंदर लाया करेगा। आपको समटाइम्स सिक्योरिटी नहीं होती कि यार जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो लाए भी करेगा, तो इस तरह से नहीं लाए। यस, माइनस नहीं माइनस लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? माइनस लिखेंगे ऑब्वियस। नेगेटिव में नीचे आ रहा है तो वो एडिशन हो रही है, तो वैल्यू छोटी होती है। आगे वो कह रहे हैं अरेंजमेंट और मोशन बताएं हम क्या से। अरेंजमेंट क्या थी, क्या से? रैंडम। मोशन इज द सेम थिंग एज रैपिड। नो, द मोशन इज रैपिड, यस। अरेंजमेंट इज रैंडम। आर्गन का यूज पूछ रहे हैं,
ये इस चैप्टर से तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लाइट बल्ब। ओके, so this was our first chapter, that is states. हमने पेपर 2 वर्कशॉप पेपर 2 की करी। अभी पेपर 1 की बहुत पेपर। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की तरफ। आज हमने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री करनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस के अलावा। 1 वीक एंड 3 डेज कौन सा है भाई? 2-3 वीक्स का गैप है, तुम्हारे दूसरा पेपर भी हो। नॉर्मली जो बच्चे हैं उनका गैप अच्छा खासा 3 वीक्स। लेकिन 1 वीक का गैप भी बहुत है पेपर। एक दिन में तुम 5-5 पेपर बन पड़े हैं। We have 8 days। IGCSE की होगी अभी। IGCSE का 29। नहीं, ये तंग तो नहीं करता, सिर्फ इस वजह से करे कि आई नो द सोल्यूशन, बीइंग लेजी अबाउट ये solution ज़्यादा अच्छा। ओके, तो या इंग्लिश डजंट काउंट यार, कम। ओके चलो आगे चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। डिज़ाइन इज ऑल अबाउट द अपरेटसेस। 3 मेजर टॉपिक्स हैं इसमें। अपरेटस की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, दूसरा गैसेस की कलेक्शन, और तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर करने के। ये 3 चीज़ें एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। टेम्परेचर इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से और सेंसर वगैरह से। और टाइम जो है वो हम 2 तरीके होते हैं, स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक। लेट्स स्टॉप डिस्कसिंग। टाइम मेजर करते हैं हम स्टॉप वॉच से या स्टॉप से। स्टॉप वॉच जो है वो डिजिटल होती है, स्टॉप क्लॉक। मैथ्स मेजर करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉन। ज़्यादातर आपको लैब में इलेक्ट्रॉन बैलेंस। अब आते हैं हम एक्चुअल, वो है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजरमेंट के हमारे पास काफ़ी सारे बीकर, सिलेंडर, ग्लास, ये सब के यूज बेसिक बताऊँ। ये ब्यूरेट होता है, देयर इज पिपेट एंड देयर इज राउंड बॉटम। अक्सर बच्चों को ब्यूरेट और पिपेट में डिफरेंशिएट करना है। ब्यूरेट जो होता है उसके नीचे हम टैप ऑलवेज, ब्यूरेट के नीचे ऑलवेज टैप। अच्छा, अब इसके अंदर 2 चीज़ों को बताऊँ। एक सबसे ज़्यादा एक्यूरेट अपरेटस, यू शुड नो कि जो ब्यूरेट और पिपेट हैं दे आर मोस्ट एक्यूरेट। ब्यूरेट दे आर एक्यूरेट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं लेट्स से मेजरिंग सिलेंडर से 10 सेंटीमीटर क्यूब मेजर करूँ वो गलत आएगा। मैं ब्यूरेट से अगर 10 सेंटीमीटर वो तो करेक्ट नहीं आएगा। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि ब्यूरेट में आप बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ वैल्यूज़, जैसे आप डेसिमल्स में मेजर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 20.1 मेजर, आप वॉल्यूम ब्यूरेट में कर सकते, क्योंकि आप बीकर में नहीं कर सकते ना, मेजरिंग सिलेंडर। तो अक्सर पेपर 4 में इस तरह के ATP के क्वेश्चन आते हैं, तो अपनी वॉल्यूम की रीडिंग
तो वो उसने मेजरिंग सिलेंडर या बीकर वगैरह यूज़ किया होता, तो आपसे पूछता है कि आप वॉल्यूम कैसे improve करते हो, तो आप वहाँ पे बताते हो कि आप पिपेट या प्यूरेट यूज़ टू इम्प्रूव दैट। ठीक है। उसके बाद कुछ अपरेटस आते हैं विच आर कॉल्ड फिक्स्ड वॉल्यूम अपरेटस। फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम कौन से होते हैं? फिक्स्ड वॉल्यूम वो अपरेटस जिनमें सिर्फ आप एक ही वॉल्यूम में, उनके ऊपर और कोई ग्रेजुएशन, कोई मार्क होता है, एक ही मार्क होता है, और जब आप वहाँ तक फुल कर लेते हैं अपरेटस, तो वो आपका वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूमीट्रिक क्लास। वो फिक्स्ड वॉल्यूम के यहाँ पे कहीं पे एक, जैसे 1000 वाली है, इसको यहाँ तक फिल करोगे दैट मीन्स कि ये इसका 1000 है। यहाँ तक वाली इस 250 वाले को फिल करोगे ऊपर तक, तो यहाँ 250 को 50 ml को इसके मार्क्स तक फिल करोगे दैट। ठीक है। तो ये होते हैं फिक्स वॉल्यूम अप जिनको एक ही लेवल पे आप मेजर करो। ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉनिकल फ्लास्क। दिस कॉल्ड कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क का काम क्या होता है? ये अक्सर केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, केमिकल रिएक्शन करिए मेजरमेंट के लिए ऐसा यूज अक्सर आप देखो ये रिएक्शन। देन दिस इज कॉल्ड गैस सिरिंज। खाली सिरिंज नहीं कर सकते, गैस, गैस का वॉल्यूम। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं गैसेस की कलेक्शन के। गैसेस हम कलेक्ट कैसे? देखो, मेरे पास एक गैस है, ठीक है, दो फैक्टर्स की बेसिस कलेक्ट की जाती है। एक होता है सॉल्युबिलिटी इन, ठीक है, अगर वो पानी में सॉल्युबल है, अगर एक गैस पानी में soluble है, तो मैं उसको पानी में से गुजार के कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं उसको पानी में से गुजारूंगा तो पानी में ही रह जाए, वो बाहर। okay? अगर एक गैस पानी में इनसॉल्युबल है, देन आई कैन कलेक्ट इट ओवर वाटर, क्योंकि वो पानी में से गुजर के बाहर निकल आएगी। इफ यू लुक एट दिस, इफ अ गैस इज इनसॉल्युबल, इफ अ गैस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, देन यू कैन यूज दिस। गैस यहाँ से निकली है, ये क्या होती है? दिस इज कॉल्ड अ डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब, ये जो जार पड़ा हुआ है उल्टा, इसको हम कहते हैं गैस जार। ये प्रैक्टिस के नाम को पता होने, ये जो पड़ा हुआ है इसको कहते हैं हम ट्रफ या वाटर बाथ। दीज आर नॉट स्ट्रॉज, दीज आर डिलीवरी ट्यूब। दैट्स व्हाट आई एम, आ जाएंगे यार, वहाँ पे भी आ जाएंगे डिलीवरी ट्यूब। ठीक है। अच्छा, तो ये गैस यहाँ से निकली, पानी में से गुजरी, सिंस इट वाज इनसॉल्युबल तो ये ऊपर कलेक्ट होता है। ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि गैस जार नहीं होता, यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर इंसर्ट के ऊपर पे रीडिंग है। जब गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू होते हैं, यहाँ पे प्रेशर बनना शुरू होता है, तो ये नीचे जो वाटर का वॉल्यूम होता है उसको नीचे पुश, प्रेशर पुश करता है, तो यहाँ पे लेवल बढ़ता है वाटर। ठीक है। तो यहाँ से आपको बेसिकली यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होती हैं, यहाँ से आपको वॉल्यूम पता चल जाता है कि कितना है। बहरहाल आपसे इतना नहीं पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर गैस इनसॉल्युबल है वाटर कलेक्टेड वाटर, तो अगर लेकिन पानी पानी में सॉल्युबल है गैस, तो उस केस में तो हम पानी में नहीं गुजार सकते। तो उस केस में हम चेक करें क्या वो गैस पानी में, क्या वो गैस एयर से भारी है या एयर से हल्की। वी हैव टू चेक वेदर इट इज हेवियर देन एयर और लाइटर देन एयर। इफ इट्स हेवियर देन एयर, if it's lighter than air, sorry, so it is going to travel upwards. It's going to travel upwards since it's lighter than air. Travel. If it's heavier than air, it will travel down. Okay, it will drop down. All right. If it's heavier than air, तो नीचे की तरफ travel करेगी. If it's lighter than air, तो ऊपर की तरफ travel. तो lighter than air जो है मेथड यूज करते हैं called upward delivery. अगर heavier than air है उसको नीचे की तरफ deliver down. ठीक है। आप एक अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक गैस हैवियर देन एयर है, अगर एक गैस हैवियर देन, ठीक है, और मैं अपरेटस यूज कर रहा हूँ हैवियर देन डाउनवर्ड डिलीवरी होना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने इसको अपवर्ड डिलीवरी से,
तो उससे होगा क्या? उसे होगा ये कि जो गैस जा रहा है उससे बाहर निकल, इट विल ड्रॉप डाउन, इट विल ड्रॉप आउट। Isn't it possible the gas over for gases soluble in, if they're soluble in water, so they are going to, acha, okay, overflow, you mean that basically what I'm getting question कि ये पूरा fill हो गया है और इससे बाहर निकल, you mean right? इतनी गैस निकलती नहीं है, नहीं इतनी गैस निकलेगी नहीं, डोंट वरी। वैसे इसको बंद भी किया होता है, जैसे यहाँ से बंद, और ये डिलीवरी ट्यूब बंद। यस, अपवर्ड डिलीवरी को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, अपवर्ड डिलीवरी मेथड, डाउन डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड डिलीवरी मेथड, अपवर्ड। बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि एक गैस लाइटर दे नहीं रही हेवियर, वैसे तो आपको बता दे, लेकिन एयर का एम आर वैसे मैं तुमको बता देता हूँ कोर्स, एयर का एम आर 29, तो अगर एक गैस जो है उसका एम आर 29 से ज़्यादा है तो हेवियर हो, ठीक है। वैसे लेकिन वो आपको बता देता है कि गैस लाइटर देन एयर है या हेवियर देन, तो दैट्स व्हाट वी डिड सो फार। ये दोनों मेथड कब यूज़ होंगे? अगर गैस सॉल्युबल इन वाटर, फिर हम देखेंगे वेदर इट इज हेवियर देन और लाइटर, ये यूज होगा इफ गैस इनसॉल्युबल, राइट। उसके बाद आते हैं हमारे पास दो मेथड होते हैं रेट, एक हम करते हैं वॉल्यूम कलेक्शन, वॉल्यूम कलेक्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेटा, कैसे करते हैं? कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, एक नेक पे गैस बंद किया, रिएक्टेंट्स डाले, रिएक्टेंट्स में एक गैस निकल रही है, एक गैस निकल के गैस जाएगी, अब प्लंजर पीछे, जैसे जैसे गैस जाएगी इसका प्लंजर पीछे पुश, इसको कहते हैं टीका लगता है, पुश करते हैं इंजेक्शन, दैट इज कॉल्ड अ, ओके। जैसे ही मैंने रिएक्टेंट्स मिक्स किए गैस निकलना शुरू, मैंने साथ ही टाइम ऑन, ये गैस निकलती गई प्लंजर पीछे पुश, एक टाइम आएगा ये प्लंजर एक जगह, समझ, हमारी गैस रिएक्शन कंप्लीट हो, टाइम पे बंद, गैस कितना वॉल्यूम आया वो देखिए, वॉल्यूम को यहाँ डालूँ, लेट से 50 आया, टाइम को लेट से 6 सेकेंड को डिवाइड कर देगा, एक मेथड है ये। दूसरा मेथड है कि आप गैस कलेक्ट नहीं करते, आप गैस को जान, आप क्या करते हो, आप लॉस इन मैथ देखो कि गैस के जाने मैथ कितना कम है रिस्पेक्ट टाइम, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपने कॉनिकल फ्लास्क को से ओपन रखा हुआ है, बस एक कॉटन वूल लगाई, कॉटन, इसको हमने रखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लेट से इस पे आ रहा है 500 ग्राम, रिएक्शन होना शुरू हुआ, गैस यहाँ से ऊपर से निकलना शुरू, तो ये मैथ कम होना शुरू, 499 हो जाएगा, फिर 4, टाइम आएगा कि ये कम होना खत्म हो जाएगी, वैल्यू पे जाके खत्म हो जाएगी, लेट्स से 495 पे जाके कांस्टेंट, तो टाइम भी हम मेजर करे होंगे साथ साथ, जिस पॉइंट पे जाके 495 पे कांस्टेंट हो, वो हमने ये वो टाइम लिख दिया, और मैथ्स क्या आएगा, लॉस इन मैथ्स 500 माइनस 4, 5 ग्राम्स लॉस हुआ मैथ्स का, और कितने टाइम में हुआ है, लेट्स से 4 मिनट, 4 मिनट के हिसाब से 240, तो ये हमारा रेट, ठीक है। अब अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉटन वूल क्यों लगाया हुआ है, कॉटन वूल इसलिए लगाया हुआ है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स के लिक्विड में निकलेंगे सोल्यूशन, तो हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स अपने साथ कुछ ड्रॉपलेट्स, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स, ठीक है, तो दिस कॉटन इज टू स्टॉप दोज ड्रॉपलेट्स, तो गैस तो ये कॉटन वूल में से निकल जाएगी, बट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कॉटन वूल के अंदर ही रह जाएंगे, तो इस तरह से आपका रिएक्टेंट लूज,
Ask what's possible is that इसमें देखो what can go wrong in this experiment, what happens is that कि यहाँ पे जो ऊपर होता है, यहाँ पे जो लगी वो कहते हैं बंक। अक्सर यहाँ पे प्रैक्टिस में ये करते हैं कि रिएक्टेंट्स डाल के फौरन से बंक बंद। दिस कुड गो रॉन्ग। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपने रिएक्टेंट डालें और फिर बंक बंद किया, चाहे जितनी मर्जी तेज आपने किया हो, देयर इज स्टिल अ चांस कि गैस का मॉलिक्यूल बाहर निकले। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आगे क्वेश्चंस के अंदर आएगा। नॉट राइट नाउ, अभी वी आर शॉर्ट ग्रुप में क्वेश्चन। ओके, कुछ पेपर एक्सपेरिमेंटल नहीं। पे देखो, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। विच पीस ऑफ apparatus should always be filled to the same level? सेम लेवल का मतलब क्या है, एक ही लेवल पे आप फिल कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन से पता लग जाएगा आप देखो, पिपेट में सिर्फ एक ही मार्क, ये आपका आंसर एक ही लेवल देखो। देखो कह रहे हैं एक गैस एक्स है, इट इज़ लेस डेंस देन एयर। लेस डेंस देन एयर का मतलब है हवा से हल्की है तो ये ऊपर जाएगी, एंड इट इज़ इनसॉल्युबल। तो आप ये पानी में भी कलेक्ट कर सकते हैं। कह रहे विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू कलेक्ट। पेपर टू के क्वेश्चन है नहीं, ये नहीं। बहुत पेपर फोर के होंगे या पेपर वन के, पेपर टू एक्सपेरिमेंटल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी नहीं आते, ये एक में आता ही है एमसीक्यू। लेकिन करवा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन आर बेसिक गोल वन से भी अच्छा। तो कौन सा मेथड यूज़ नहीं कर सकते हम, ए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ए आपका जो है वो डाउनवर्ड डिलीवरी, गैस नीचे नहीं मूव, इट्स लेस डेंस देन एयर, वो ऊपर मूव। ए आप बिल्कुल भी यूज़, बी कर सकते हो कि लाइटर देन एयर है, सी कर सकते हो बिकॉज इन सॉल्युबल इन वाटर, डी भी कर सकते हो गैस सिरिंज कनेक्ट करोगे तो वॉल्यूम कलेक्ट हो जाएगा। ए नहीं कर सकते। ठीक है, ये रीडिंग्स वगैरह लेना आना चाहिए आप लोगों को, ये पेपर फोर में आते हैं क्वेश्चन। ये ऊपर से नीचे रीडिंग होती है ब्यूरेट, और ब्यूरेट की मैक्सिमम कैपेसिटी 30 सेंटीमीटर क्यूब होती है, याद रखो। इससे ऊपर वॉल्यूम आता है। ये भी क्वेश्चन है पूछा यार, ये वॉल्यूम निकला होगा 30 से ज़्यादा और वो आपको कहेगा कि अच्छा ये ब्यूरेट क्यों नहीं यूज़ कर सकते, तो आप कहोगे यार उसकी कैपेसिटी 30 नहीं होता, उसकी कैपेसिटी होती है एक्सटेंडेड। वॉल्यूम आ रहा होगा 50 से ऊपर, तो आपको कहेगा अच्छा बताओ इसके लिए हम ब्यूरेट यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो आप बताओगे कि यार कैपेसिटी की 50 जो नहीं। पेपर फोर है कुछ, पेपर टू में ऐसे कुछ आएगा नहीं। देखो अप्रेटिस की नेमिंग ही होती है कि पेपर फोर का क्वेश्चन कॉनिकल फ्लास्क गैस, पेपर एक जो कॉमन एक क्वेश्चन होता है वो मैं करवा ये वाला। यस इट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। ब्यूरेट की जब भी रीडिंग लिखनी है तो ये जितने भी लोग हैं वो भी सुन लें, ब्यूरेट की जब भी रीडिंग लिखनी होती है, अब यहाँ पे जीरो है ना, टाइट्रेशन वन में आप जीरो नहीं लिखेंगे, आप 0.0, ठीक है। फाइनल रीडिंग में आप ये हमेशा डेसिमल में आगे लिखते हैं कि आप 11.6 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। 0.0 लिखना होता है।
यस यस टू शो प्रिसिजन एग्जैक्टली। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड इज वेरी सॉल्युबल। दिस इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट वन कॉन्सेप्ट जो कि अक्सर आता है। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, जब आपने कोई गैस एक लिक्विड में से गुजारनी है ना, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी डिलीवरी ट्यूब है, ठीक है, जिस ट्यूब से गैस में डिलीवर होना है, वो डिलीवरी ट्यूब हैज़ टू बी डिप्ड इन द लिक्विड। अगर वो लिक्विड के अंदर डिप्ड नहीं है ना, तो गैस लिक्विड में से गुजरेगी नहीं। ठीक है, तो ये बात याद है। ठीक है, अगर आप एक गैस लिक्विड में से गुजार रहे हो, वो ठीक है, तो जो डिलीवरी ट्यूब है, इट हैज़ टू बी डिप्ड इन द, ठीक है, और जो अगली ट्यूब होगी जिसने उस गैस को लेके जाना है, उसको आप डिप नहीं करते। अब ये यूज़ करके ये कॉन्सेप्ट हम ये क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हाइड्रोजन क्लोराइड इज वेरी soluble in water, chlorine is slightly soluble. Both gases can be dried using sulfuric acid. ये भी याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड का डिहाइड्रेटिंग, इसको वैसे याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग। अब वो कह रहे हैं विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर ड्राई क्लोरीन। तो ड्राई क्लोरीन निकालनी, ठीक है, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है Cl2 और HCl का, मैं ड्राई क्लोरीन, HCl पानी में सॉलिड, इसको मैं पानी में से गुजारूंगा तो HCl डिजॉल्व हो जाएगी, क्लोरीन डिजॉल्व नहीं, क्लोरीन ही चाहिए मुझे पानी में से गुजारना है इसको। पहले एसिड में से तो नहीं गुजारूंगा, एसिड क्या कर रहा है, एसिड तो ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो पहले मैं पानी से गुजार के फिर ड्राई करूँगा, ड्राई करके तो पानी से नहीं गुजार, ड्राई करके तो नहीं ना, खाने के बाद ड्राई कर, क्या करेंगे, तो पहले तो वाटर होना चाहिए, तो ए तो गलत हो गया हम, और सी भी गलत हो गया हमारा, तो पहले वाटर होना चाहिए। अब बी और डी में डिफरेंस क्या है, डिलीवरी ट्यूब, बी के अंदर पहली डिलीवरी ट्यूब डिप हुई हुई है वाटर के अंदर, डी में डिप नहीं हुई, तो ये इसमें से जो गैस निकलेगी तो ये ऊपर ही रह जाएगी, ये लिक्विड में से पास नहीं करेगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इट्स अ माइनर चैप्टर, लेकिन ये है कि ये पेपर 4 में आपसे 2-3 अपरेटिस के नाम पूछेगा, एमसीक्यूज में आ जाता है, लेकिन पेपर 2 के हवाले से इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स स्टिल हमें करना तो है के लिए भी। ठीक है, चलो इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हमारी क्लास कितने बजे, 1:30 बजे थी आज ही, एट अ क्लास एट 1:30, 1:30 हम मिलते हैं, 1:30 हम लोग सेपरेशन टेक्निक, हाँ दरम्यान में ब्रेक है 12 से 1:30 तक, और 1:30 बजे हो जाए यार थोड़ी सी क्लोरीन, कोई बात, बाकी तो आ जाएगी, पार्शली सॉल्युबल स्लाइटली, ओनली स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है। चलो फिर पहला सी गाइस एट 1। ओके, तो हम स्टार्ट करें सेपरेशन टेक्निक, होपफुली इंशाल्लाह वी कैन ट्राई टू फिनिश एज सून एज वी कैन। आइडियली आज एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें कर लेना चाहिए, आइडियली विद स्मॉलेस्ट चैप्टर, लेट्स सी क्या पेस रहती है, इसलिए अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो प्लीज कर लें। एनीवे, so we are starting distillation, we are starting separation technique, या देखो सेपरेशन टेक्निक्स जो मेजर हैं वो डिस्कस करते हैं। मेजर टेक्निक्स क्या हैं, फिल्ट्रेशन, सबसे पहले फिल्ट्रेशन क्या होती है, आपको बेसिक अपरेटस पता होना चाहिए, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए होती है फिल्ट्रेशन, राइट, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम सेपरेट करते हैं फिल्ट्रेशन, जैसे सैंड, सैंड वाटर का सोल्यूशन है, ठीक है। मैं एक फिल्टर पेपर लगाऊंगा टैप फनल के ऊपर, यू शुड नो ऑल द
apparatus that is used here. टैप फनल आप यूज़ करेंगे, उसके ऊपर यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा होता है, ठीक है। सैंड वाटर इसमें से जब आप पास करेंगे तो सैंड ऊपर रह जाएगी, सैंड विल रिमेन ऑन द टॉप, और जो वाटर है वो नीचे से निकल जाएगा। जो चीज़ फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है उसको हम रेसिड्यू कहते हैं, और जो चीज़ नीचे सोल्यूशन में चली जाती है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स आप लोगों ने 8th में भी पढ़ी। उसके बाद दूसरी टेक्निक आती है हमारी evaporation। evaporation या boiling whatever, इसमें क्या होता है, इसमें आप soluble salt रिमूव करते हो। फिल्ट्रेशन में आप क्या यूज़ कर रिमूव करते हो, कुछ insoluble salt। evaporation में आप कुछ soluble solid रिमूव तो नहीं करते, सेपरेट करते हो। लेट्स से मेरे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर का सोल्यूशन है, वांट टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड, व्हाट विल आई डू, मैं एक evaporating डिश लेता हूँ, उसके अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डाल दिया, इसको कहते हैं evaporating डिश। evaporating मैंने बंसन बर्नर के ऊपर रखा, बल्कि इस पर ट्राईपॉड पे रखा, ट्राईपॉड के नीचे मैंने बंसन बर्नर चला दिया, ठीक है। अब ये ऊपर से वाटर वेपराइज हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपके पास, सॉल्ट, कौन सा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये होती है evaporation। इसमें क्या होता है, पानी आप रिमूव कर देते हैं और पीछे आपका सॉल्ट बच जाता है, ठीक है, सॉल्ट क्रिस्टल्स फॉर्म में निकल आता है। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होती है। क्रिस्टलाइजेशन में आप किसी सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसको कूल करते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में भी बेसिकली कूल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन। मैक्सिमम, ठीक है, शुरू से बता देता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, solution that contains solution that contains maximum amount of solute that maximum amount of solute that can dissolve in a solvent at a specified temperature, at a specified temperature। एक टेम्परेचर के ऊपर जितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है सोल्यूशन में उसको डिसॉल्व कर देते हैं। बेसिकली होता ये है कि मेरे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट का सोल्यूशन है, लेट्स से एक बीकर के अंदर, उसमें से मैंने सॉल्युबल सॉल्ट रिमूव करना है, तो वही सॉल्युबल सॉल्ट मैं उसमें और डालता हूँ, जिसको रिमूव करना है ना, जिसको सेपरेट करना है, वही सॉल्ट में और डालता हूँ। मैं वो तब तक डालता हूँ जब तक कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। उसको डालने का मतलब ये, रीज़न ये होता है क्योंकि आपने एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चों का कि अगर इस सॉल्ट को सेपरेट ही करना था तो और क्यों ऐड कर रहे हैं, और ऐड इस वजह से करते हैं क्योंकि जितने आप उसको पैक करते जाओगे ना सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट को, क्योंकि ये ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजेशन है, आपको क्रिस्टल बनाने हैं एक सोल्यूट के, जितना आप पैक करते जाओगे ना उतने आपके यूनिफॉर्म से क्रिस्टल, ठीक है। तो जिस सॉल्ट को आपने सेपरेट करना होता है ना, जिस सोल्यूट को आपने सेपरेट करना है वही आप ऐड करते जाते हो जब तक कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता, ठीक है, जब तक कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। बनाने का मकसद ये है सो दैट द सोल्यूट इज वेल पैक्ड, तो जब आप उसको कूल करोगे ना तो वो क्रिस्टल्स भी बाहर आ जाते हैं। जब कूल करते हो, तो जब कूल करते हैं तो किसी चीज़ की भी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सॉल्यूट जो क्रिस्टल्स हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड है तो एक अच्छे वेल राउंडेड से वेल अलाइंड से क्रिस्टल्स, ठीक है। इतनी डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं क्रिस्टलाइजेशन, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए और आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन का पता होना चाहिए अच्छे से कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का बेसिक आइडिया क्या होता है, डिस्टिलेशन का बेसिक आइडिया ये है, एक फिजिकल बेसिक आइडिया क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है डिस्टिलेशन। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पे,
कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है? बॉइलिंग। तो डिस्टिलेशन का जो सेपरेशन का प्रिंसिपल है वो क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग। डिफरेंस इन बॉइलिंग। बेसिक आइडिया ये है कि ए और बी ये दो का सोल्यूशन है मेरे पास। ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ए का लेट से 50 है बॉइलिंग पॉइंट, बी का लेट से 100 है बॉइलिंग। तो मैं इस सोल्यूशन को हीट करूँगा, 50 पहले रीच हो जाएगा तो ए सेपरेट हो जाएगा, बी पीछे रह जाएगा। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ डिस्टिलेशन। ये दो कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है? तो जिसका कम होता है वो पहले वेपराइज हो जाता है और वो सेपरेट होता है, ठीक है? इवन जो डिस्टिलेशन के अगर आपको तीन तीन या चार मार्क्स की डिस्क्रिप्शन भी लिखनी पड़ती है, आप सिंपली क्या करते हो? आप उसके 3 स्टेप्स ध्यान में रखो। आप हीट करोगे, जो भी सोल्यूशन होगा उसका नाम लिख देना, हीट द सोल्यूशन टू डिस्टिल इट, इज योर फर्स्ट मार्क। हीट द सोल्यूशन टू डिस्टिल इट, जो भी कंपोनेंट्स हैं उसके वो लिख देना कि दे हैव ओ तक दो कंपोनेंट्स हैं, तीन है, जो भी हैं, अभी मैं दो के हिसाब से लिख रहा हूँ। बोथ द कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग, हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरा मार्क, the component with the lower boiling point will vaporize first. The component with the lower boiling point, apparatus की बात बाद में करें। The component with the lower boiling point will vaporize first, पहले वेपराइज हो जाएगा पहले, उसके बाद इसको कंडेंसर में भेज देते हैं, कंडेंसेंट टू कंडेंसर वेयर इट इज कंडेंस्ड। क्या आपके 3 मार्क्स का मैंने आपको बताया, 4 भी आ जाएंगे वैसे इससे, क्योंकि कंडेंसर की बात भी करें। ये अपने जहन में रखना है डिस्टिलेशन जब भी आएगी, चाहे सिंपल हो चाहे फ्रैक्शनल हो, थोड़ा सा चेंज आएगा मैं भी आपको बता दूँ। लेकिन पॉइंट के पहले हीट करोगे, बताओगे कि कंपोनेंट्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपराइज हो जाएगा, ठीक है? वो कंडेंसर में जाएगा, वहाँ जाके कंडेंसर। दैट्स द बेसिक आइडिया, ठीक है? अब कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट आई एम टॉकिंग टू टॉक अबाउट सिंपल डिस्टिलेशन। ये रही हमारी सिंपल डिस्टिलेशन का प्रैक्टिस। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है, मैंने सॉल्ट वाटर लिया है लेट्स, ठीक है? अब सॉल्ट वाटर में से NaCl और वाटर में से मुझे, इसमें से मुझे पानी रिमूव करना है। याद करो जो एवेपोरेशन और वेपराइजेशन है, उसमें उसमें भी हम, जब हमारे पास यही सोल्यूशन था लेकिन उसमें हमें सॉल्ट रिमूव करना, तो सॉल्ट रिमूव करना तो हमने सिंपली पानी वेपराइज कर लिया था तो सॉल्ट आ गया था। अगर हमारे पास सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट सोल्यूशन है, और हमें पानी रिमूव करना है तो हम डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्ट का ज़्यादा होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होगा, ठीक है? वाटर बॉयल होगा, ये थर्मोमीटर यहाँ पे लगा होगा, ये सेंस करेगा थर्मोमीटर का, ठीक है? ये जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है, बल्ब जो होता है थर्मोमीटर का, ये हमेशा कंडेंसर की ओपनिंग के सामने, इट शुड ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द कंडेंसर, ठीक है? तो ये वाटर के वेपर्स यहाँ से आराम से कंडेंसर में आएंगे, कंडेंसर में इनको कूल किया जाएगा। वाटर नीचे से इन होता है, ऊपर से आउट होता है। जब इन होता है, ये बाहर जैकेट होती है, इसके अंदर पानी मूव करता है, पानी मूव करता है, तो ये जो ट्यूब के अंदर पानी के वेपर्स जा रहे थे, वाटर वेपर्स जा रहे थे, ये उनकी हीट ले जाता है, उनको, उसको वेपर्स को ठंडा करता है, ठीक है? तो वो कंडेंस हो जाता है, तो ये कंडेंस वाटर आपके नीचे निकल रहा है, ठीक है? जो डिस्टिलेशन के बाद लिक्विड निकलता है उसको हम डिस्टिलेट कहते हैं, ठीक हो गया? तो हम पानी को ही यूज़ कर रहे हैं पानी के वेपर्स को ठंडा करने, तो नीचे से कोल्ड वाटर इन होता है, कोल्ड वाटर नीचे से इन होता है और हॉट वाटर आउट होता है, क्योंकि जब कोल्ड वाटर ये हॉट वेपर्स के साथ कांटेक्ट में आएगा थ्रू द ट्यूब, तो पानी खुद गर्म होता जाएगा और वेपर्स ठंडे होते जाएंगे, तो इस तरह से कलेक्ट हो जाता है, ठीक हो गया? तो ये बात, दो चीज़ें इसमें याद रखनी है, तो थर्मोमीटर का बल्ब कंडेंसर की ओपनिंग के सामने होना चाहिए, इसको कहते हैं बंग, ये जो लगा हुआ ऊपर, शैम्पेन के ऊपर कॉर्क नहीं होता,
नॉट दैट कि आप लोगों के घरों में शैम्पेन होगी, जिससे जो मस्ट सीन मूवीज के वो शैम्पेन के ऊपर कॉर्क सा होता है, उसको बंद कहते हैं, तो वो लगा होता है ऊपर से बंद। ठीक है, ये भी याद रखना है, इसको बंद रखना है। और कंडेंसर को नीचे से वाटर इन करना है, ऊपर से आउट करना है, या फिर वो पूछ लेता है। और ये जो आपका लास्ट में जो आपका फ्लास्क होता है, इसको हमेशा ओपन रखना है। इट शुड ऑलवेज बी केप्ट ओपन, ऑलवेज शुड बी ओपन। ओपन क्यों रखना है इसको? सो दैट अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये हो सकता है कोई वेपर कंडेंस ना हुआ और अंदर आ जाए सिस्टम के अंदर। अगर हमने इसको बंद कर दिया है, तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो जाए, और प्रेशर बिल्डअप होते होते एक टाइम आ सकता है कि ये आपका पूरा सिस्टम फट सकता है। द होल apparatus कैन क्रैक, कैन बर्स्ट, कैन एक्सप्लोड, थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ें सारी याद रखनी है। ठीक है, ये नोट पे मैंने लिखा भी है। तो ये थी सिंपल डिस्टिलेशन। ये मोस्टली यूज़ होती है उन चीज़ों के लिए, उन कंपोनेंट्स के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत दूर होते हैं। ठीक है, डेल्टा टी बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट्स इज लार्ज। जिस तरह यहाँ पे देखो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और सोडियम क्लोराइड का तो पहले मेल्ट होना है उसमें, सॉलिड फॉर्म 800 पे तो वो मेल्ट होता है, बॉयल तो उसके बाद जाके होगा। ठीक है, एक सेकेंड होगा। ठीक हो गया। ये था हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लार्ज होते हैं, ये बात याद है। ठीक है, बॉयल दोनों कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एक 100 है तो ये देखो दूसरा 1000-1200 होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है उन सॉल्यूशंस के लिए जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली करीब होते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन सॉल्यूशंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स थोड़े से करीब में होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मुझे सेपरेट करना है अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 70 डिग्री, और वाटर का होता है 100 डिग्री बॉइलिंग। अच्छा, अब इसके लिए प्रेडिक्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे कॉलम आता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ओके, तो हम ये करते हैं, लेट से अगर मैंने अल्कोहल और वाटर लिया और मैंने सिंपल डिस्टिलेशन से कर दिया, तो क्या होगा? इफ़ आई जस्ट टेक अल्कोहल एंड वाटर एंड डू इट विद सिंपल डिस्टिलेशन, तो क्या होगा? जस्ट सी व्हाट वुड हैपन। लेट्स से मैंने अल्कोहल और वाटर ले लिया, ए और डब्ल्यू। ए का बॉइलिंग पॉइंट 70 था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। ठीक है, तो जब हम हीट करेंगे तो ए का बॉइलिंग पॉइंट पहले अचीव होगा अल्कोहल का, यानी कि 70 डिग्री पे, तो अल्कोहल के वेपर्स ऊपर जाना शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये होता है, यहाँ पे मसला ये आएगा कि 70 डिग्री सेल्सियस पे ऑब्वियसली पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ, बट व्हाट कुड हैपन इज कि अल्कोहल जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो अचीव हो गया है और पानी का नहीं हुआ, लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस पे पानी के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि दे विल होल्ड ऑन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, और वो साथ ही ऊपर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स के पास इंडिपेंडेंटली इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन 70 पे उनके पास इतनी एनर्जी होगी दैट दे कैन लैच ऑन टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स एंड दे स्टार्ट राइजिंग विद देम, तो ऊपर उनके साथ आना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी सेपरेशन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके अंदर हम कुछ ग्लास बीड्स रख देते हैं, कुछ ये ऑब्स्टिकल्स रख देते हैं, रुकावटें रख देते हैं। उसका मकसद ये होता है कि अल्कोहल के साथ अगर वाटर भी आ रहा है फॉर एग्जांपल, क्योंकि वाटर के पास तो इतनी एनर्जी नहीं है, अल्कोहल तो आराम से ये जिगजैग मूव करके निकल जाएगा, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास अपनी एनर्जी नहीं है। वो यहाँ पे जब हिट करेंगे इन बीड्स को, तो हिट करके वापस सोल्यूशन में गिर जाएंगे। ठीक है, इसको इमेजिन इस तरह से कर लो आप, पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, बाइक, एक एक बंदे की बाइक खराब हो जाए ना, तो दूसरा बंदा जो होता है वो उसको ड्रैग करके लेके जा रहा होता है आगे। तो जब तक तो रोड सीधा रहता है ना, तब तक वो आराम से जाता रहता है, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रैफिक ब्लॉक आता है, तो फिर वो उसको लेके नहीं जा पाता, हाथ छूट जाता है, क्योंकि जो पीछे वाला बाइक वाला है उसके पास अपनी एनर्जी है नहीं। ठीक है, तो वो जिसके पास एनर्जी है, जिसकी बाइक ठीक है, वो तो निकल जाएगा,
दूसरा वन नहीं निकल पाएगा। दैट्स व्हाट हैपेंस। ओके, तो अब यहाँ पे जब आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस सिर्फ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का आता है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आप जब पहला स्टेप लिखते हैं ना, हीट एंड डिस्टिल, ठीक है, तो आप यहाँ पे वहाँ पे ऐड जरूर करते हैं कि सेपरेशन इज डन इन अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। बस जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, यू हैव टू मेंशन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम समवेयर। ओके, फिर आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर। एक चीज़ याद रखना, वो आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो आप हमें बताएंगे दिस इज टू इंश्योर सेपरेशन, दिस इज टू इंश्योर सेपरेशन, ये सेपरेशन मेक श्योर करता है कि हो जाए। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इज इट क्लियर? जल्दी से बता दो, कोई क्वेश्चन है अभी? प्लीज डू नॉट राइट कैन यू रिपीट इट अगेन, कैन यू रिपीट इट अगेन, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर? फातिमा, आपका जो क्वेश्चन है वो बताओ। यस, द ओनली डिफरेंस फिजिकल मैनिफेस्टेशन में जो डिफरेंस है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फिजिकली में ये डिफरेंस है। ओके, अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल की भी होती है, राइट? तो वैसे तो ये फ्यूल्स के अंदर आएगा, लेकिन मैं यहीं पे करवा देता हूँ तुम लोगों को एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स में भी नोट्स में मिल जाएगा ये। एक क्रूड ऑयल को हम हीट करके इसमें फीड करते हैं, एक बड़ा सा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है उसके अंदर। उसमें जो बड़े फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स होते हैं उसमें बीड्स नहीं होते, उसमें इस तरह की ट्रेस होती हैं विच एक्ट एज ऑब्स्टिकल्स। क्रूड ऑयल को आप इसमें फीड करते हैं। अब क्रूड ऑयल के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। देयर इज गैस होती है, गैस ऊपर से निकलती है जो कि सबसे लाइट होती है। देन यू हैव कैरोसिन, यू हैव नेफ्थलीन, सॉरी यू हैव कैरोसिन, यू हैव पेट्रोल, इस टाइप की सारी चीज़ें होती हैं आपकी। तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से सेपरेट होती है। जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज़ होती है वो ऊपर से निकलती है, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज़ होती है वो नीचे से निकलती है, ठीक है। याद रखना, लो बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज़ का मतलब क्या है। लो बॉइलिंग पॉइंट चीज़ का मतलब ये है कि वो लाइट भी होगी, यानी कि उसका एमआर कम होगा। You don't need to know the boiling point of each, but you do need to know कि कौन सा फ्रैक्शन कहाँ से निकलता है, किसका ज़्यादा है और किसका कम, ठीक है, और उनके यूजेस। तो मैं ये बता रहा था कि जो लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है क्या। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि उसका एमआर भी कम होगा, उसकी डेंसिटी भी कम होगी, ठीक है, और उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी। विस्कोसिटी का क्या मतलब है? थिकनेस, गाढ़ापन। उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी और उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। हाई वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का क्या मतलब होता है? वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है एक चीज़ कितनी आसानी से बॉयल हो जाती है। वो चीज़ें जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। आप लोगों ने शायद ट्रक्स के ऊपर देखा हो, पेट्रोल पे लिखा होता है हाईली वोलेटाइल, या हाईली इन्फ्लेमेबल लिखा होता है ना, वो भी लिखा होता है हाईली वोलेटाइल। हाईली वोलेटाइल का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। तो यू शुड नो कि लो बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज़ ऊपर से जो निकल रही होती है उससे आप और भी प्रॉपर्टीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है उसका एमआर कम होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी और उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। कोई आईजीसीएसई वाला तो नहीं है? आईजीसीएसई वाले जो हैं उनकी एयर की भी डिस्टिलेशन है। हाँ, तो यहीं पे हो गया ना, डिस्टिलेशन में करवा दिया। कोई आईजीसीएसई वाला तो नहीं है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर भी आती है आईजीसीएसई के अंदर। अरे 50701, ओके। एयर की आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आईजीसीएसई में। तो एयर में पहले ये होता है, एयर तो खुद गैस होती है। एयर का बस ये याद रखो, एयर को पहले लिक्विफाई किया जाता है। उसमें आप एक्स्ट्रा स्टेप लिखोगे, एयर इज लिक्विफाइड
फर्स्ट एंड देन उसको हीट किया जाता है और फिर वो अपने फ्रैक्शंस में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, लिक्विफाई कैसे करते हैं उसको? कूल करके, यानी कि एयर को पहले लिक्विड एयर करते हैं कूल करके, फिर हीट करते हैं, तो फिर वो अपने फ्रैक्शन में सेपरेट हो जाता है। जो भी एयर के अंदर गैसेज होती है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सेपरेट हो। तो जब आप वो स्टेप्स मैंने आपको जो तीन बताए थे वो लिखोगे, तो उससे एक स्टेप ऊपर ये लिखोगे आप सबसे पहले कि एयर इज कूल्ड, एयर इज लिक्विफाइड बाय कूलिंग। इस तरह से पहला स्टेप तो इसमें ही ऐड हो जाएगा। ओके यूस्ट्रा? आगे हम चलते हैं क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। एक मिनट देना, मुझे पानी ले। अच्छा जी। ओके। क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर 4 में भी बहुत आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखो, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो ऑब्वियसली हम कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करते हैं इससे। ठीक है, और यहाँ पे सेपरेशन का बेसिस क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी डिफरेंस की बेसिस पे आपकी सेपरेशन होती है, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। कोई डाई सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होती है, कोई डाई कम सॉल्युबल होती है। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा और साथ साथ डायग्राम बनाऊंगा, और ये आपको इसी तरह से याद हो जानी चाहिए। मेरे साथ ही करोगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप एक क्रोमेटोग्राम लेते हैं, इज अ फिल्टर पेपर। ठीक है, ये बहुत नैरो बन गया। फिर मैंने एक फिल्टर पेपर लिया और एक लेड पेंसिल लेके, उस पर लाइन ड्रॉ कर। तो पहला स्टेप आपका क्रोमेटोग्राफी का क्या होता है? यू ड्रॉ अ बेस लाइन, यू ड्रॉ अ बेस लाइन विद अ लेड पेंसिल। ठीक है, क्योंकि लेड पेंसिल के अंदर कोई डाई नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, तो आप बेस लाइन आप लेड पेंसिल से बनाते हो, ये आपको फर्दर क्लैरिटी मिलेगी अभी। उसके बाद क्या करोगे? जो आपका सैंपल है जिसको आपने सेपरेट करना है, लेट से मैंने मेरे जो पेन में इंक है, मैंने उसको देखना है कि उसमें कौन कौन से कलर की डाई है। मैंने वो स्पॉट यहाँ पे लगा दी बेस लाइन के ऊपर। मैंने लेबल भी कर दिया कि ये मेरी बेस लाइन, इसको ओरिजिन लाइन भी कहते हैं। तो मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा? पुट द सैंपल ऑन द बेस लाइन, पुट द सैंपल ऑन द बेस लाइन। उसके बाद क्या करना होगा आपको? उसके बाद यू विल डिप द क्रोमेटोग्राम इन द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के अंदर डिप करेंगे इसको, सॉल्वेंट के अंदर डिप करते हैं सच दैट कि जो सॉल्वेंट का लेवल है वो आपकी बेस लाइन से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब ये साथ साथ सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे कि डिप द क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या है? जिस पे क्रोमेटोग्राफी हो रही है उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। डिप द क्रोमेटोग्राम इन द सॉल्वेंट such that baseline is
above the level of solvent, such that baseline is above the level of solvent. ठीक हो गया? एक मिनट देना मुझे. अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अब आपने इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए. अब होता ये है, आप इसको सॉल्वेंट के लेवल को नीचे रखते हो और बेसलाइन को ऊपर रखते हो. क्यों रखते हो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा. जब इसको डिप करोगे ना, ये सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करेगा खुद से. ठीक है, अगर आप पानी को वैसे ट्राई करो ना, पानी के अंदर एक पेपर डिप करो, ठीक है, थोड़ी देर बाद देखोगे ना, तो जिस लेवल तक आपने डिप किया होगा ना, उससे ज़्यादा वो वेट हो जाता है, ऊपर आ जाता है वाटर. तो सॉल्वेंट जो है ना, वो ऊपर ट्रैवल करता है. ठीक है, तो ये ऊपर ट्रैवल करेगा. जब ट्रैवल करता जाएगा तो ये इस डाई के अंदर से गुजरेगा. ये सॉल्वेंट जो भी है सॉल्वेंट, ये डाई में से गुजरेगा. ठीक है, ये गुजरता 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 एंड तक पहुंचेगा. इसकी फाइनल पोजीशन होगी, उसको हम कहते हैं फाइनल सॉल्वेंट पोजीशन. फाइनल सॉल्वेंट पोजीशन. ठीक है, ये इसकी पोजीशन होगी. इसमें इसने इस तरह से कुछ स्पॉट्स प्रोड्यूस कर देगा. ये कुछ स्पॉट्स प्रोड्यूस कर देगा इस तरह. जैसे इसने 3 स्पॉट्स प्रोड्यूस कर दी. ठीक है, अब इन स्पॉट्स का मतलब क्या है? ये मेरे पास एक ब्लू स्पॉट है, एक ब्लैक है. मैं इसको लेबल कर देता हूँ ए, बी और सी. ठीक है, मेरे पास एक स्पॉट है ए, बी और सी. सी है स्पॉट, एक बी स्पॉट है और एक ए स्पॉट. ए ने सबसे कम ट्रैवल किया है सॉल्वेंट के साथ. बी ने नॉर्मल ट्रैवल किया है और सी ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है. इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है, सी ने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है, इसका मतलब है सी सॉल्वेंट के अंदर मोस्ट सॉल्युबल. सी सॉल्वेंट के अंदर मोस्ट सॉल्युबल था और ए सॉल्वेंट के अंदर लीस्ट सॉल्युबल था. ओके, और बी दरमियान में था, ना मोस्ट सॉल्युबल ना लीस्ट सॉल्युबल. सही है. सॉल्वेंट यहाँ से ऊपर ट्रैवल करता है बाय कैपिलरी एक्शन. ठीक है, इट्स लिटरली लाइक इस तरह आप वॉल क्लाइंब करते हैं, उस तरह से ये क्लाइंब करता हुआ आता है. ठीक है, और जैसे ही डाई में से गुजरेगा, जैसे आपके सैंपल में से गुजरेगा, उसमें जितनी डाइज होंगी वो अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगी. ठीक है, अब ये बेस लाइन को सॉल्वेंट के अंदर डिप क्यों नहीं करते? अगर आप इसको सॉल्वेंट के लेवल से नीचे ले जाओगे तो जो भी आपकी सेपरेशन है वो सॉल्वेंट के अंदर होगी, वो आपकी पेपर के ऊपर नहीं होगी. सो यू लेट द सॉल्वेंट ट्रैवल. तो आपका अगला स्टेप क्या होगा जो आप लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे एज द सॉल्वेंट ट्रैवल अपवर्ड्स, एज द सॉल्वेंट travels upward, sample is separated into its dyes. Sample is separated into its dyes. तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये आपके 4 मार्क्स के लिए भी वैलिड है और 3 मार्क्स के लिए भी वैलिड. ठीक है, और आपके जो आपने लेबल करनी होती है चीज़ें, एक होती है फाइनल सॉल्वेंट पोजीशन, इसको सॉल्वेंट फ्रंट भी कहते हैं. और देन ये सॉल्वेंट लेबल करना होता है, बेस लाइन करनी होती है, क्रोमेटोग्राम करना. ये चीज़ें आपने लेबल करनी. ठीक है, अब देखो, अब ये जो जितने स्पॉट्स हैं, इन्होंने ट्रैवल कितना किया है, इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं हम विद अ वैल्यू दैट इज नोन एज आर एफ वैल्यू. इट्स कॉल्ड रिटेंशन फैक्टर भी कहते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर भी कहते हैं. ये क्वांटिफाई करता है एग्जैक्टली exactly कि आपके स्पॉट ने कितना ट्रैवल किया, जो भी आपकी डाई है उसने कितना ट्रैवल किया. ठीक है, आर एफ का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डाई, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड by die over distance traveled by
सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो जो आपका सॉल्वेंट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, और डाई ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो हमेशा कम होगा। तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से यहाँ पे छोटा होगा, तो आर एफ की वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो आएगी हमेशा। जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू हमेशा ज़ीरो आती है, चाहे 5 लाख भी ना हो, 50,000 हो, ऊपर नीचे अगर 1 लाख है, ठीक है, तो भी वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है। न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर तो वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है। तो आर एफ वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा लेस देन ज़ीरो आएगी। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ आर एफ वैल्यूज़ को कुछ के लिए, सॉल्वेंट विल सॉल्वेंट खुद आएगा डाई के पास। अभी आज ये काम करना, पेपर को डिप करना, ठीक है, वाटर के अंदर जिस लेवल तक तुमने डिप किया होगा ना उससे ऊपर तक तुम्हारा पेपर वेट हो जाए। ओ सॉरी, लेस देन वन लिखना था मैंने, लेस देन जीरो लिख दिया। लेस देन जीरो के मुंह में लेस देन। ओके, तो आर एफ वैल्यू निकाल रहा था मैं। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट दिस। अब लेट्स से उसने इस तरह से किया था कि कितनी सारी डाइज आ गई। अब ये देखो, ब्लू, पर्पल, रेड, लेट्स से मैंने आर एफ वैल्यू निकालनी है ब्लू की। मैं कैसे निकालूंगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डाई। तो ब्लू ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 8 सेंटीमीटर। कैसे मेजर किया मैंने? ओरिजिन लाइन से, जो ओरिजिन लाइन है यानी कि बेस लाइन जो है वहाँ से लेते हैं डिस्टेंस। बेस लाइन से मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है कहाँ तक? ये ब्लू तक, जस्ट 8 सेंटीमीटर। और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बेस लाइन से लेके सॉल्वेंट फ्रंट तक? मैं लूँगा 10 सेंटीमीटर। तो आर एफ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.8 ब्लू की। रेड की क्या होगी? 2/10, 0.2 आ जाएगी। पर्पल की क्या होगी? 6/10, 0.6 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम आर एफ वैल्यूज निकाल लेते हैं, और याद रहे हमेशा बेस लाइन से डिस्टेंस लेते हैं। अक्सर बच्चे सॉल्वेंट का डिस्टेंस ले लेते हैं सॉल्वेंट के लेवल से, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, सॉल्वेंट के लेवल से नहीं लेना होता, बेस लाइन से लेते हैं जितने भी डिस्टेंस। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है? वाई डू वी डू इट इन द फर्स्ट प्लेस? पेपर क्रोमेटोग्राफी के जो यूजेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है सबसे इम्पोर्टेंटली ड्रग टेस्टिंग के अंदर। ये इसमें यूज़ होती है कि एथलीट्स को चेक करते हैं कि उन्होंने ड्रग्स कुछ खास लिए या नहीं लिए। अब लेट्स से एक ड्रग है, चलो कोकेन कर लेते हैं, एक ड्रग है कोकेन। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि कोकेन का एक सॉल्वेंट के अंदर आर एफ वैल्यू क्या आती है। एक कोकेन की एक सॉल्वेंट के अंदर आर एफ वैल्यू क्या आती है हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो मैंने एक एथलीट था, उसका मैंने यूरिन टेस्ट किया। ठीक है, मैंने उसका यूरिन टेस्ट किया तो उसमें एक स्पॉट ऐसा आया जिसकी आर एफ वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो कि कोकेन की वैल्यू। तो वहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि यार इसने कोकेन ली। ठीक है, ये वैल्यूज़ यूनिक होती है, तो ये याद रखें। ठीक है, एक सॉल्वेंट के अंदर मुझे पता है कोकेन की क्या आर एफ वैल्यू है, तो उसके यूरिन टेस्ट में एक ऐसा स्पॉट है जिसकी आर एफ वैल्यू एग्जैक्टली वही है, तो मुझे पता चल जाएगा यार इसने ये ड्रग लिया है। तो एक तो आपका ये यूरिन टेस्टिंग में यूज़ होता है। दूसरा ड्रग टेस्टिंग में भी यूज़ होता है, ड्रग्स में, एज इन फार्मास्यूटिकल्स में। जो आप ड्रग्स ले रहे होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैनाडॉल खानी है, तो ऑब्वियसली यू वांट टू मेक श्योर कि उसमें सिर्फ पैरासीटामोल हो, राइट, उसमें और कोई चीज़ ना हो, उसमें कोई मिलावट ना। तो आप उसकी क्रोमेटोग्राफी कर लो। प्योर चीज़ की जब आप क्रोमेटोग्राफी करते हो तो सिर्फ एक स्पॉट आता है। ठीक है, ये बात एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, जब आप प्योर चीज़ की क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो हमेशा एक ही स्पॉट आएगा, तो आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ प्योर है। ठीक है, तो ये यूरिन टेस्टिंग में भी यूज़ होती है, ड्रग टेस्टिंग में भी यूज़ होती है, यानी कि फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, आपको इस तरह से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको कहता है कि मेरे पास मिक्सचर है, उसमें ये चीज़ है, आप उसके बाद बताएगा कि लेट से, हाँ, वो कहता है कि यार आपके पास लीफ है, यू हैव अ लीफ। ठीक है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है, बताओ इसमें क्लोरोफिल है या नहीं है। आई वांट टू फाइंड आउट कि उसमें क्लोरोफिल है या नहीं है। तो क्या करोगे?
पहले तो लीफ को हम लोग उसको पीसेंगे और उसमें से उसका पिगमेंट निकाल लेंगे, जो भी है उसका सैंपल ले लेंगे और उसकी क्रोमेटोग्राफी करेंगे। क्लोरोफिल की उस सॉल्वेंट में हमें आर एफ वैल्यू पता होगी। अगर उसने कहा है कि पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो क्लोरोफिल की सेपरेट क्रोमेटोग्राफी करो, तो आपको एक उसकी आर एफ वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद आप लीफ का जो पिगमेंट निकला होगा उसकी क्रोमेटोग्राफी करो, उसमें स्पॉट्स आ जाएंगे, तो आप मैच कर लोगे कि अगर क्लोरोफिल जितनी आर एफ वैल्यू वाला कोई स्पॉट लीफ के पिगमेंट में भी आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल है या नहीं। ठीक है ना? तो दैट्स हाउ वी डू इट। तो ये इसका ये फ़ायदा होता है। एक चीज़ याद रखना, वैसे लार्जली पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ होती है हमारी दिस मैट्रिक्स बैक। इसको वापस अपनी जगह पे रखो, पुट दिस बैक, पुट दिस मैट्रिक्स बैक। जितना लेकर आए हो ना वापस रखो सारा मैट्रिक्स। एक चीज़ याद रखना कि कुछ कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, उसकी भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अमाइनो एसिड्स की भी हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। अब उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ समथिंग नोन एज लोकेटिंग एजेंट। ठीक है, लोकेटिंग एजेंट क्या होता है? लोकेटिंग एजेंट का काम होता है कि वो इनविजिबल स्पॉट्स को विजिबल बनाए। इट मेक्स इनविजिबल स्पॉट्स विजिबल। ठीक हो गया? इसमें जब आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो, अगर अमाइनो एसिड या किसी कलरलेस का सब्सटेंस की आपने क्रोमेटोग्राफी करनी है तो आप सबसे पहले वहाँ ऊपर स्प्रे कर देते हो क्रोमेटोग्राम पे लोकेटिंग एजेंट। यू स्प्रे द क्रोमेटोग्राम विद अ लोकेटिंग एजेंट, बाकी स्टेप्स बोल दो। ठीक है, तो ये यूजेस हैं और ये कहानी है क्रोमेटोग्राफी। नो, यू डोंट हैव टू बॉयल द लीफ। पालक थोड़ी है, पकाना थोड़ी है, खाना ही क्या रोटी के साथ। पेस्टल और मॉर्टर यूज़ करके उसको पीस लेते हैं। हमारे खाने का मूड है तो कर लेना यार। नो, यू डोंट नीड टू नो द नेम्स। अच्छा, नॉट एवरी क्रोमेटोग्राफी, सिर्फ कलरलेस सब्सटेंसेस के लिए। ज़्यादातर क्रोमेटोग्राफी होती ही कलर्ड के लिए, जिनका कलर होता है। कुछ कलरलेस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड, उस केस में आपको स्प्रे करना होता है, आपको बता देता है कि ये कलरलेस है। और पूरे क्रोमेटोग्राम को करना होता है आपको जब आप कलरलेस सब्सटेंसेस की क्रोमेटोग्राफी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। P2 क्वेश्चंस कम होंगे, P1 क्वेश्चंस का। क्रोमेटोग्राफी का ही क्वेश्चन है। कह रहे ड्रॉ अ लेबल डायग्राम to show the apparatus used in paper chromatography. पहले लोकेटिंग एजेंट से स्प्रे कर लिया ताकि पता तो चले ना कि कहाँ तक जा रहा है स्पॉट्स। बाद में भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो कह रहे ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो दी apparatus used in paper chromatography। तो डायग्राम बनानी है आपने। एक सेकंड। डायग्राम बनानी है आपने, क्रोमेटोग्राम बनाएंगे, बेस लाइन बनाएंगे, स्पॉट लगाएंगे, लेबल करेंगे ये बेस लाइन। आपके जहन में ना इस तरह सिक्वेंचुअली चलना चाहिए। सॉल्वेंट में डिप करेंगे, सॉल्वेंट का लेवल नीचे रखेंगे, सॉल्वेंट को लेवल, सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा, सॉल्वेंट फ्रंट और दरम्यान में स्पॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, और क्रोमेटोग्राम लेवल पर। और ये बता दो यहाँ पे कि सैंपल उसने बताया, बोला हुआ क्या अपने लिखा। सॉल्वेंट फ्रंट होता है जहाँ पे फाइनल सॉल्वेंट पोजीशन, जहाँ तक सॉल्वेंट मैक्सिमम ट्रैवल। वो कह रहे हैं विच ऑफ द मेटल आयंस आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर इनमें से कौन से मेटल आयंस हैं? तो ये मिक्सचर के स्पॉट्स हैं, तो कौन से मेटल आयंस हैं इसमें?
वो मेटल आयंस होंगे जिनकी आरएफ वैल्यू मिक्सर के स्पॉट से मैच कर रही है। जिस तरह ई की आरएफ वैल्यू सेम है, ऐसे पता चल रहा है ई ने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और सी की नहीं है, डी भी नहीं है। बी की देखो, बी की सेम आरएफ वैल्यू है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ, तो बी और ई ये दोनों मिक्सचर में है। ए की आपने आरएफ वैल्यू निकालनी है, आप कैसे निकालेंगे? ये जो स्पॉट होता है इसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके ओरिजिन लाइन तक, ये जो भी आएगा डिवाइड दैट बाय सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस। ये तकरीबन 0.7 के अराउंड आएगा। वो कह रहे हैं अमोनिया कैन बी यूज एज अ लोकेटिंग एजेंट फॉर सम मेटल आयंस ऑन द क्रोमेटोग्राम, सजेस्ट व्हाई अ लोकेटिंग एजेंट मे नीड टू बी यूज। लोकेटिंग एजेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? We use them to make invisible spots. We use them to make invisible spots visible. Okay? अच्छा, वो कह रहे हैं describe how and explain why water can be separated from aqueous copper sulfate by distillation. You may draw a label diagram means you can, और you करनी है तो कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। सबसे पहले क्या करोगे आप? 3 मार्क्स का हीट कर लो। Heat the copper sulfate solution to distill it. देखो, अगर इनविजिबल स्पॉट्स विजिबल कर रहे हो, I think that's better. Invisible spots याद रहेगा। Heat the copper sulfate solution to distill it. Once you have heated it, तो क्या करोगे? Both water and copper sulfate have different boiling points. Have different boiling points. Okay. उसके बाद बताओगे water का कम है boiling point. Water is lower in boiling point, so it will vaporize first. Vaporize first and will then enter condenser. Will then enter condenser where it will be condensed. Where it will be condensed. ये वही 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया थे, बोली। It's just you may draw a diagram. डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी देनी है, एंड यू मे ड्रॉ, यू आप बनानी है बना दो, नहीं बनाने कोई मसला। जो मे ड्रॉ वाली सिचुएशन होती है ना, उस पर बनाना बेहतर इस वजह से होता है कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन में से कोई एक आधा पॉइंट मिस कर दिया है और आपकी डायग्राम में वो विजिबल है, तो आपको मार्क दे देता है। अच्छा, द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स, तो फ्रॉम दिस लिस्ट लेट्स चूज द मोस्ट सुटेबल टेक्निक। तो मुझे मीथेन निकालनी है फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मैं इसको इसमें से डिफ्यूजन में कर सकता हूँ, क्योंकि जो हैवियर गैसेस होंगी वो स्लो मूव करेंगी, जो लाइटर गैसेस होंगी वो तेज़ मूव करेंगी, उस हिसाब से सेपरेशन हो जाएगी। हमने मोस्ट सूटेबल लेनी है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हो आप इसको, लेकिन लिक्विफाई करना पड़ेगा, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो है वो आपके लिए और भी कोई है होगा लाजमी ऑप्शन, डिफ्यूजन यहीं पे फिट बैठेगी। वाटर निकालना है आपने मैग्नीशियम सल्फेट में से, एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो एक्वस सोल्यूशन में से सॉल्युबल सॉल्ट के सोल्यूशन में से वाटर निकालना हो तो आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करें। प्लीज़ नहीं करें, मेरी क्लास फिनिश नहीं होगी फिर, प्लीज़। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन होगा। ये अमाइनो एसिड को सेपरेट करना है तो यूज क्रोमेटोग्राफी है, या हमने सिर्फ ए बी सी भी लिख सकते थे, क्रोमेटोग्राफी डी है।
आयरन फाइलिंग सेपरेट करनी है आपने फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स इन वाटर। आयरन फाइलिंग्स होती हैं आयरन के पीसेस, वो इनसॉल्युबल होते हैं, तो फिल्ट्रेशन यूज़ करोगे आप। अब जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स निकालने हैं फ्रॉम एक्वस जिंक सल्फेट, सॉल्ट निकालना है फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट निकालना है तो एवापोरेशन करोगे, अगर यही इसमें से वाटर निकालना होता तो सिंपल डिस्टिलेशन करते। हेक्सेन निकालना है फ्रॉम मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। अच्छा एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं पे तुम लोगों ने मिक्सचर ऑफ लिक्विड में से कोई लिक्विड निकालना है ना, तो वहाँ पे देयर इज़ अ हाई चांस वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही लगेगी। ठीक है, ऑर्गेनिक लिक्विड्स में तो लगती ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है सेपरेशन में, लेकिन याद रखना है दो लिक्विड में से एक लिक्विड निकालना है ना, तो उसमें मोस्ट लाइकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगेगी। ठीक है, और अगर किसी सॉल्ट सोल्यूशन में से या किसी सॉल्युबल चीज़ के सोल्यूशन में से वाटर निकालना है ना, तो सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये जहन में रखना, ये उसी तरह का सवाल है। क्रोमेटोग्राम को स्प्रे करना क्यों ज़रूरी होता है? टू मेक इनविजिबल स्पॉट्स विजिबल। आरएफ वैल्यू का मतलब आपने डिस्टेंस ट्रैवल बाय डायो और डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट। अच्छा इसका नाम क्या होता है इस apparatus का? दिस इज कॉल्ड अ थर्मामीटर, दिस इज कॉल्ड अ कंडेंसर। ये आपको नीचे से लेबल करना है, ये नीचे से वाटर इन हो रहा है और ऊपर से वाटर आउट हो रहा है। लेबल दी एरोज कर लिए। स्टेट द नेम ऑफ दिस सेपरेशन प्रोसेस, दिस कॉल्ड डिस्टिलेशन। नहीं लिख सकते इनके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम दिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखेंगे आप। विच लिक्विड इज फर्स्ट टू कलेक्ट इन द बीकर? बीकर में यहाँ पे कौन सा लिक्विड पहले कलेक्ट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? तो देख लेते हैं किसका कम है। तो दो एल्कोहल्स हैं हमारे पास, एथेनॉल और ब्यूटानॉल। बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का कम है 70-80, एथेनॉल पहले कलेक्ट होगा। हाउ वुड द स्टूडेंट नो व्हेन ऑल ऑफ दिस लिक्विड हैज कलेक्टेड? कैसे पता चलेगा कि सारा एथेनॉल कलेक्ट हो गया? ऐसे पता चलेगा क्योंकि यहाँ थर्मोमीटर पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू, थर्मोमीटर पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा जब स्टेट चेंज हो जाएगी, जब आप मैंने बताया था जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब पूरा एथेनॉल वेपराइज हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है, तब जाके टेम्परेचर बढ़ेगा दोबारा। तो आप लिखेंगे तो टेम्परेचर राइजेस। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन अ पॉसिबल हैजर्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। हैजर्ड मतलब इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट में, क्या क्या खतरा है इसके अंदर? तो देखो जब ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं तो सबसे पहले तो आप ऑर्गेनिक लिक्विड्स को डायरेक्टली हीट नहीं करते, वो इनफ्लेमेबल है, ये इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है। आइडेंटिफाई करो कि इनफ्लेमेबल है और एक्सप्लेन करो एज दे कैन कैच फायर रेडिली, बहुत आसानी से दे कैन कैच फायर। ये आईजीसीएसई का ये क्वेश्चन, डिस्ट्रॉय आईजीसीएसई का ओ लेवल और आईजीसीएसई के क्वेश्चन तो बहुत एक जैसे हैं। क्रोमेटोग्राफी में डाइस शो किए हुए हैं उसने 1 2 3 ऑन द डायग्राम लेबल द बेस लाइन। तो व्हाट इज द बेस लाइन? देयर इज द बेस लाइन। पहला कौन सा भाई? पहला तो बहुत ऊपर निकल गया, इसकी बात कर रही हो? स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ क्वेश्चंस के। तुम लोग के पास तो ये है यार, मैंने वो भी दिया हुआ है, डेटा बुकलेट दी थी तुम लोगों को सब। अच्छा, ऑन द डायग्राम लेबल द बेस लाइन जो मैंने कर दी। नेम अ सॉल्वेंट दैट कुड बी यूज्ड इन द सेपरेशन। अच्छा मोहम्मद, मोहम्मद ये गिर जाएगा, अभी आपके सर पे गिरना था ये, केयरफुल। नेम अ सॉल्वेंट दैट कुड बी यूज्ड इन द सेपरेशन। तो सॉल्वेंट दो यूज होते हैं, या तो वाटर या अल्कोहल, कोई एक लिख दो, अल्कोहल लिख दो।
देखिए याद रहे, जब अल्कोहल होता है ना सॉल्वेंट, तो फिर हम जो बीकर होता है जिसके अंदर हमने ये पूरे बीकर के अंदर जिसमें हमने किया होता है, इसको लिड से कवर करते हैं, क्योंकि वो फ्लेमेबल होता है और वो सॉरी वोलेटाइल होता है, वेपराइज हो सकता है इस वजह से। कह रहे हाउ मेनी डाइज आर देयर इन द मिक्सचर एम, मिक्सचर एम में कितनी डाइज है। एक तो ये 1 वाली डाई है इसके अंदर, दूसरा ये 3 वाली डाई है, तो 2 डाइज हैं इसके अंदर। ये कंक्लूजन्स क्या हैं इसमें, कौन कौन सी हैं। डाई 1 and 3 आर प्रेजेंट। ठीक है, कह रहे हाउ कुड द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बी चेक। अगर आपने किसी भी एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी इंप्रूव करनी हो तो आप रिपीट करोगे एक्सपेरिमेंट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। आप आर एफ वैल्यूज मैच करोगे ना भैया। आप देखो यहाँ पे मिक्सचर की डाइज ये है एम के ऊपर वाली, देखो कौन सी डाई इसके सामने है, 1 वाली इसके सामने, इसका मतलब 1 इसमें है। उसके बाद ये जो 3 वाली है ये वाली, ये इसके सामने, तो ये भी इसमें है। जो 2 वाली है इसके सामने, किसी स्पॉट के सामने नहीं है, तो 2 नहीं है, तो 2 डाइज, 1 और 3। ठीक हो गया। सो दिस वाज आवर सेपरेशन टेक्निक।